नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। बेटा जी, मुझे पता है कि आज थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास आपकी 10 मिनट लेट हो गई है, तो आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। सौरभ, अनुज, रंजना, नेहा, रेणु, आकांक्षा, संध्या, शालिनी, अजीत, उत्तम, कार्तिक, धीरेन्द्र, श्रीकांत, नीतू, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे और उसके बाद बच्चे मैं स्टार्ट करूंगी आपकी क्लास को। और जैसा कि आप जानते हैं, आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसके बाद आपकी स्टार्ट होने वाली है मैराथन क्लासेस, जो कि आपकी हर एक टीचर के द्वारा करवाई जाएंगी जो उस सब्जेक्ट का टीचर है। जैसे कोई हिस्ट्री की कराएगा, कोई पॉलिटी की, कोई इकोनॉमिक्स की, तो इस तरीके से आपकी सेपरेट मैराथन क्लासेस चलेंगी। तो आज आपका ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, पूरी एनर्जी के साथ कीजिएगा और अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लगाती हूँ मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? 8 राज्यों की, 3 राज्यों की, 4 राज्यों की या 5 राज्यों की? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्यारा सा भारत देश क्या करता है, तो मैम ये आपके 7 देशों के साथ, सॉरी, जो आपके 7 देश हैं उनके साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें से नेपाल भी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत क्या करता है मैम, अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें 5 राज्य लगते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला है। जैसे एक लगेगा उत्तराखंड, एक लगेगा यूपी, अब यूपी लगेगा तो भैया बिहार भी लगेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप यहाँ पे बता चुके हैं कि मैम 5, लेकिन 5 कौन कौन से हैं? तो मैम उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, और बच्चे लिख भी रहे हैं कि वेस्ट बंगाल है, और बेटा जी सिक्किम है। ठीक है, और आपका जो सबसे, अगर मैं बात करती हूँ, जो भारत है वो 7 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो एक तो पाकिस्तान है, ठीक है, एक बेटा जी अफगानिस्तान है, एक आपका बांग्लादेश है जिसके साथ ये कौन सा बॉर्डर शेयर करता है मैम, जिसके साथ में ये आपका बॉर्डर शेयर करता है। और अगर मैं बांग्लादेश की बात करती हूँ तो बांग्लादेश के साथ में ये सबसे बड़ी स्थल सीमा को शेयर करता है। सबसे बड़ी स्थल सीमा आपकी इसी देश के साथ इसकी लगती है। तो मैं स्थल सीमा आपको बता रही हूँ, जलीय सीमा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा और किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? उसके अलावा मैम भूटान, ठीक है, भूटान के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, चीन के साथ करता है। ठीक है, और आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, और कौन सा देश हो गया, और एक म्यांमार के साथ करता है। ठीक है, म्यांमार के साथ करता है, लिख दीजिएगा फटाफट से। और कौन सा देश है? म्यांमार के साथ करता है। वेरी गुड। और आपको मैंने ये भी बता दूं कि सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो सबसे छोटा बॉर्डर जो शेयर करता है बेटा, वो अफगानिस्तान के साथ में शेयर करता है, सबसे छोटा बॉर्डर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि मैम यहाँ पर 5 ऐसे 5 राज्य हैं जो अफगानिस्तान के, सॉरी 5 ऐसे आपके राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो थोड़े और भी देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य लगते हैं, बताइए जल्दी से। तो बेटा जी एक तो आपका गुजरात बॉर्डर शेयर करेगा पाकिस्तान के साथ में, राजस्थान करेगा, ठीक है, राजस्थान करेगा, पंजाब करेगा, ठीक, जम्मू कश्मीर करेगा, और आप कह सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख करेगा। तो ये आपके वो राज्य हैं जो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। और बेटा अगर मैं आपसे बोलूं चाइना के साथ, तो आप कहोगे मैम इसके साथ में हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करेगा। ठीक है, इसके साथ में भी लद्दाख बॉर्डर शेयर करेगा, लद्दाख करेगा।
उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सिक्किम करेगा, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मैम उत्तराखंड करेगा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और एक आपका अरुणाचल प्रदेश करेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी बेटा इसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि ये चाइना, अब आपका भूटान किस किस के साथ करता है, तो लिखिएगा असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लिख दीजिएगा। उसके बाद में वेस्ट बंगाल लिख दीजिएगा और बेटा उसके बाद आप यहाँ पर सिक्किम लिख दीजिएगा। तो इन सब के साथ भूटान करेगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फिर हमारा बांग्लादेश जिसके साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, तो बांग्लादेश में आप कहोगे वेस्ट बंगाल, असम, लिखिएगा वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया। ठीक है, आप भी लिखते जाइए कि क्या आपको ये सारी चीज़ें याद है, बड़ी बेसिक सी हैं, लेकिन यहाँ भी आपकी क्या हो जाती है मिस्टेक। वेस्ट बंगाल है, ठीक है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और बेटा जी मिजोरम हो गया। उसके बाद बच्चे अगर मैं आपसे आपका नेक्स्ट कंट्री बोलती हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए म्यांमार के साथ में, तो म्यांमार में आप पहला लिखेंगे कि मैम अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार। ठीक है, आपका मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया और बेटा जी नागालैंड हो गया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपका बॉर्डर शेयर हो रहा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के साथ में। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो प्यारे बच्चे अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा बेटा आर्टिकल 81 में है और लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के तहत ही किया जाता है, यानी फॉर्म्ड ऑफ लोकसभा आपका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81। और ये 1951 से 52 के बीच में इलेक्शन हुए थे। यानी आपकी लोकसभा का कैसा इलेक्शन होता है, तो मैम इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मैम इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा का। और डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो यहाँ पर मतदाता कौन होता है, तो आप कहोगे जनता होती है, पब्लिक होती है। कौन सी जनता, जो भारत की जनता होती है और जिन व्यक्तियों की आयु 18 या 18 वर्ष से ज्यादा की होती है। लोकसभा में अगर मैं बात करती हूं कि मैक्सिमम सीट्स कितनी हैं, अगर आप मैक्सिमम सीट्स पूछोगे तो 552 हैं, लेकिन आप अगर केवल मैक्सिमम मेंबर्स पूछोगे तो बेटा जी 550 हो जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे प्रेजेंट का कि प्रेजेंट में सीट्स कितनी है, तो प्रेजेंट में सीट्स हैं बेटा जी 545, लेकिन प्रेजेंट में आप मेंबर्स पूछने लग जाओगे तो वो है बेटा जी आपके 543। दो का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दो एंग्लो इंडियंस थे, दो एंग्लो इंडियंस, जल्दी से बता दो किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है। उन दो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331। इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा, मैम 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और बेटा आपको ये बता दूं कि मेंबर्स में कमी हुई है लेकिन सीट में कमी नहीं हुई है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा बेटा जी, बस एक। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि जो दो एंग्लो इंडियंस वाला जो प्रोविजन है ये खत्म हो गया, तो अगर मैं आपसे ये बोलने लगूं बेटा कि यहाँ पे मेंबर्स में रिड्यूस हुए हैं तो सीट्स रिड्यूस क्यों नहीं हुई, तो आप कहोगे क्योंकि मैम जो सीट्स हैं, अगर हम सीट्स की बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, तो सीट्स हो चुकी हैं फिक्स्ड, ये तो निश्चित हो चुकी है ना मैम, इसलिए हम कह सकते हैं। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए फिक्स्ड किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई है, मुझे ये बताइए कि फिक्स किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई है, बताइए जल्दी से।
बताइए जल्दी से, किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई है आपकी सीटें, जो आप बता रहे हो मुझे जल्दी से अमेंडमेंट बताओ। ये मत बताओ कब तक के लिए फिक्स हुई है, ये तो मुझे पता है, तुम सब बता दोगे कि फिक्स हुई हैं 2026 तक के लिए, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, मैंने तो अमेंडमेंट पूछा है, वो आप बता नहीं रहे हो। इसका मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है, तभी तो आप में से किसी का भी आंसर नहीं आया कि मैम फिक्स्ड हुई है 84th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001। 84वां संविधान, अब 1971 बोल रहे हो, तो बेटा 1971 की जनगणना है, 1971 का सेंसस है, जनगणना के आधार पर किया गया है। जनगणना 1971 की है, संशोधन थोड़ी 1971 का है। किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अब ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं इतना आसान, आसान ही तो गलत करते हो, यही तो दिक्कत है। तो फिक्स है, तो फिक्स है, तो इसका मतलब कमी कहां पर होगी? कमी मेंबर्स में हो सकती है, सीटों में नहीं होगी मैम, क्योंकि सीटें तो फिक्स हैं। ठीक है, अब मुझे एक बार ये भी बता दो जल्दी से, अब तारीफ करके मुझे खुश मत करो कि मैम आप बहुत क्यूट हो। जब भी डांटने की बात आती है तुम्हारी क्यूटनेस, तुम्हारा जो है तुम तुरंत बोलने लग जाते हो मैम आप तो बहुत क्यूट हो, है ना। वो तो अच्छा है कि डंडे नहीं पड़ते तुम लोगों के, काश ऑनलाइन डंडा होता तो तुम्हारी इन गलतियों पे हम तुम्हें कूट सकते फिर, है ना, तब तुम्हें पता चलता कि अच्छा ऑफलाइन का मजा आ रहा है। फिर ऐसे ही होता था, पिटाई होती थी या नहीं होती थी? स्कूल में भी पिटाई हो जाती थी, मुर्गा भी बना देते थे। कब बनाते थे? जब हम गलतियां करते थे, फिर हम सर की तारीफ करने लग जाते थे, अरे नहीं सर आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो ऐसे हो सर, ऐसे हो, है ना, ताकि सर खुश हो जाए, हम पनिशमेंट से बच जाएं। तो थोड़ी सी भी डांट ना पड़ जाए बस तुम लोगों को। ये मिस्टेक पेपर में मत करना कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तुम जवाब कुछ और दे रहे हो। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आगे सुनो मेरी बात को, और अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? जल्दी से बताइए। G20 का, UN का, नाटो का, या फिर बेटा SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? बताइए। बहुत बढ़िया, आपने मुझे आंसर किया है कि मैम नाटो का सदस्य नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका यहां पर सदस्य नहीं है। कौन? तो आप कहोगे कि भारत नाटो का मेंबर नहीं है। तो अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है कि जो नाटो है बेटा, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक अलायंस भी बेटा कहा जाता है, अलायंस भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि जो नाटो है, आखिर नाटो का उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे कि इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से, लिखिएगा, राजनीतिक और यानी पॉलिटिकल्स एंड मिलिट्री सोर्सेस से, तो आपका राजनीतिक और सैन्य साधनों से, सैन्य साधनों मतलब मिलिट्री सोर्सेस से, सैन्य साधनों से या सैन्य साधनों के माध्यम से, ठीक है, सैन्य साधनों के, ऐसे लिखो, सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा करना, अपने सदस्यों की सुरक्षा करना। और अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताओ कि वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? इन प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स बताइए नाटो के, वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए जल्दी से, जल्दी से। सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देता है ये ऑलरेडी। अब उसके बाद में इसका गठन कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चंस आपको बताने हैं। उसके बाद इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? तो आपने बोला कि वर्तमान सदस्य, बहुत बढ़िया मैम, 32 हैं। और इसका गठन कब हुआ था? अगर मैं आपसे पूछूं, बच्चा कह रहा है 1969, नहीं बेटा,
4 अप्रैल 1949 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है ब्रुसेल्स के अंदर और इसकी आधिकारिक भाषा लिखेगा बेटा फ्रांसीसी और आप कह सकते हो अंग्रेजी, यानी फ्रेंच और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं या आप कह सकते हो कि आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसका गठन कब हुआ था, ये वो बच्चों को बोल रही हो जो बोलते हैं ना कि बहुत आसान है, अब आसान भी तुम नहीं कर पा रहे हो, ये देख लो। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि सदस्य जो लेटेस्ट इसके बने हैं, जैसे इसका 30वां सदस्य, जो इसका 30वां सदस्य बना था वो बना था 2020 में और वो बना था मैसिडोनिया। कौन बना था? मैसिडोनिया इसका सदस्य बना था 2020 में। आपको ध्यान रखना है 30वां। 31वां बना था 2023 में और वो कौन सा बना था? तो आप कहोगे फिनलैंड। कौन सा बना था? फिनलैंड। और बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ 32वें की, तो वो बना है 2024 में और वो बना है बेटा जी स्वीडन। बहुत सारे बच्चे इतनी देर से यही आंसर मुझे कर रहे थे, तो सारी चीजें आपको बताऊंगी, टेंशन ना लें। अब मुझे इसी बात पे एक और क्वेश्चन का आंसर बता दो कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा आपकी कार्य कर रही है, कौन से नंबर की? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो। वर्तमान में कौन सी लोकसभा आपकी काम कर रही है? मुझे आप लोगों से बहुत बढ़िया मैम 18वीं। और लोकसभा में स्पीकर ऑफ द लोकसभा मतलब लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ आपके इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? आंसर कीजिएगा। आपके के.एन. नीलकंठ शास्त्री, आर.सी. मजूमदार, आर.जी. भंडारकर या विंसेंट स्मिथ? बहुत बढ़िया, विंसेंट आर्थर स्मिथ वाले। ये इजी वालों की देख लो, सारे लाइन से बी आंसर कर रहे हैं कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। एक बच्चा एक आंसर करता है, सारे लाइन से वही आंसर करते हैं। आर.सी. मजूमदार की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो जना। ठीक है, तो किसकी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया? विंसेंट स्मिथ, आर्थर स्मिथ की है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी बुक है, चलो बताओ, नेचुरल हिस्ट्री किसकी बुक है? मैं आपसे पूछूं गाथा सप्तसती किसकी बुक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि किरातार्जुनियम किसकी बुक है? किरातार्जुनियम किसकी बुक है? और अगर बच्चे मैं आपसे इसके आगे पूछूं कथा सरित सागर किसकी बुक है? कथा सरित सागर ये किसकी बुक है? ठीक है, मैं आपसे पूछूं ज्योग्राफिका किसकी बुक है? जियोग्राफिका ये किसकी बुक है? अब आपने आंसर तो करने शुरू कर ही दिए होंगे, है ना। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ये किसकी बुक है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ये किसकी बुक है? नई नई बुक लिख रही हो मैम आज तो, है ना, ये नई नई बुक वाली आ रहे होंगे। तो देखो बेटा, नेचुरल हिस्ट्री आपका प्लिनी है का। और अगर मैं बात करूं आपसे गाथा सप्तसती ये किसकी बुक है? तो ये किसकी है? हाल की। किरातार्जुनियम भारवी की बुक है, भारवी। और कथा सरित सागर किसकी बुक है? सोमदेव की। ज्योग्राफी का बताओ किसकी बुक है? जल्दी से बताओ, ज्योग्राफी का किसकी बुक है? स्ट्रैबो की। किसकी बुक है? स्ट्रैबो की बुक है, स्ट्रैबो। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी बताइए जल्दी से, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। एक तो तुम तुरंत बता दोगे, बताना जरा मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? अब आएंगे आंसर, देखो कितनी तेजी से आंसर चलेंगे। विशाख दत्त की। अब कैसे बता दिया तुमने? ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिथ्रियन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी है? विलियम एच शॉफ
किसको माना जाता है? विलियम एच शॉफ। लेकिन कई जगह पर लिखा हुआ है कि अज्ञात है, कई जगह पर लिखा हुआ है अज्ञात है, लेकिन विलियम एच शॉफ को माना है भैया रेलवे ने। आंसर ये दे के रखा हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आओ अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? आपको पता है अलीपुर बम कांड हुआ था, ये क्रांतिकारी घटना थी। तो अलीपुर बम कांड में इनमें से कौन शामिल था? और भैया बम कांड होगा, बम फूटेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। और पुलिस कौन थी उस समय पे? अंग्रेजी सरकार की पुलिस थी। गलत भगत सिंह जी जो बोल रहे हैं गलत आंसर है, क्योंकि इसमें आपके श्री अरविंदो घोष जी, यहां पर आंसर होगा बी। इसका मतलब इतिहास का भी रिवीजन नहीं है। तुम तो कह रहे थे मैम इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, तुम आसान का भी आंसर नहीं कर पा रहे, क्यों भाई? बेटा ऐसे तैयारी करके जाओगे पेपर में, वहां पेपर में भी पूछोगे तूने क्या आंसर किया बता जल्दी, मैं भी वही आंसर करूं। इतना पूछने का भी टाइम नहीं होगा पेपर में। सीरियस होके पढ़ लो, पेपर बहुत नजदीक आ गया। दूसरे का आंसर मत देखा करो, अपना दिमाग चलाया करो। क्या आंसर होगा? श्री अरविंदो घोष। कब हुई थी यह घटना? 30 अप्रैल 1908 को। आखिर क्या था अलीपुर बम कांड, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो क्या हुआ था 30 अप्रैल 1908 में, जो किंग्सफोर्ड था। अब ये किंग्सफोर्ड कौन था? तो किंग्सफोर्ड जो था बेटा वो एक सेशन जज था। सेशन जज यानी कि सत्र न्यायाधीश, हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये किंग्सफोर्ड जो था ये आपका सेशन जज था। और आप बोलेंगे कि कहां पर? तो ये सेशन जज जो था, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको क्या किया गया? इसकी हत्या का प्रयास हुआ। प्रयास क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये मरा नहीं था, ये बच गया था। और इसकी हत्या का प्रयास करने के लिए क्या किया गया था? इस पर बम फेंका था। बम फेंका, और बम फेंकने वाले दो लोग कौन थे? एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी जी, और दूसरे व्यक्ति थे इनके साथ में खुदीराम बोस जी, जिनको सबसे कम उम्र में सजा दी गई थी फांसी की, ठीक है। ये इन दोनों ने मिलकर इनके ऊपर बम फेंका। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब इन लोगों ने बम फेंका तो किस पर फेंका था? तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। अब जब गाड़ी पर बम फेंका तो उस दिन किंग्सफोर्ड अपनी गाड़ी में ही नहीं था, बल्कि इसकी गाड़ी में बैठे हुए थे मिस्टर कैनेडी। कैनेडी कौन थे मैम? बेटा कैनेडी भले ही अंग्रेज थे, लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखते थे। क्या रखते थे? सहानुभूति रखते थे बेटा जी। तो कैनेडी जो हैं, कैनेडी की आपकी एक तो इनकी वाइफ और बेटा जी इनकी बेटी इस गाड़ी में थी। तो जब बम फेंका गया तो इनकी वाइफ और बेटी की डेथ हो गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला कि मैम यहाँ पे जो आपका जो कैनेडी हैं उनकी वाइफ और उनकी बेटी की डेथ हो गई, क्योंकि किंग्सफोर्ड तो गाड़ी में ही नहीं था, इसलिए उन दोनों की डेथ हो गई। और जब उन दोनों की डेथ हुई तो इन लोगों को पकड़ा गया और इन लोगों पर क्या चला? तो प्रफुल्ल चाकी जी ने तो आत्महत्या कर ली, मतलब सुसाइड कर लिया। और कैसे की आत्महत्या? तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। और बेटा जी खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा दे दी गई। अब यहाँ पे बम बना था, तो अब क्या करना था? ब्रिटिश सरकार को जड़ तक जाना था कि आखिर बम बन कहाँ रहे हैं। तो बेटा जी आपका जो बम बनाने का कारखाना जो इलीगल तरीके से चल रहा था अंग्रेजों की नजर में, तो वो बम बनाने का कारखाना था मणिकतल्ला में, मणिकतल्ला कलकत्ता के अंदर। और पुलिस ने क्या करा? यहाँ पर पुलिस ने आकर यहाँ छापेमारी मारी। और जब यहाँ पे छापेमारी की बेटा, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने 34 लोगों को गिरफ्तार किया, 34 लोगों को अरेस्ट किया, 34 लोगों को गिरफ्तार किया यहाँ से पुलिस ने, जिसमें एक व्यक्ति थे अरविंदो घोष, ठीक है, जिनका नाम ऑप्शन में है, और एक व्यक्ति थे वारिंद्र घोष जी। कौन थे एक व्यक्ति? तो आप लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का नाम था वारिंद्र कुमार घोष, ठीक है। तो इन दोनों को भी यहां पर अरेस्ट किया गया 34 लोगों के साथ में। अब इनमें से जो वारिंद्र घोष जी थे और इनके जो साथी थे, इन लोगों को मिली काला पानी की सजा। और काला पानी की सजा देने के बाद कहां भेजा जाता था? तो बेटा जी अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर
जेल, पोर्ट ब्लेयर में एक जेल थी, सेल्यूलर जेल, जिसे कहा जाता था कि अगर जिंदा रहते ही नरक देखना है तो सेल्यूलर जेल में देखा जा सकता था। और बच्चे अब यहां पे क्या हुआ, जब ये केस चला इन लोगों पर, इसी को कहा गया अलीपुर बम कांड। और बच्चों आपको मैं ये भी बता दूं कि जो अरविंदो घोष थे, अरविंदो घोष को इसमें बचाव किसने किया था, तो अरविंदो घोष का इसमें जो बचाव किया था वो करने वाले थे चित्तरंजन दास जी। कौन करने वाले थे, आप लिखेंगे चित्तरंजन दास जी, इन्होंने यहां पे किया था, चित्तरंजन दास जी। ठीक है, ठीक है आकाश, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, गंगा नदी में प्रदूषण में कमी। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि जो आपका गंगा एक्शन प्लान था, इसका सीधा एक उद्देश्य था कि गंगा नदी में जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसको कम करना, उसमें कमी करना। और बेटा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो मैम शुरुआत हुई थी इसकी 1985 में, 1985 में शुरुआत हुई थी। और बेटा पहले चरण में केवल आपका कौन था, गंगा थी। और बेटा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू हुई थी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। ये कौन सा चरण था इसका, तो आप कहोगे पहला चरण, केवल उसमें गंगा शामिल थी। और जब दूसरा चरण प्यारे बच्चे इसमें स्टार्ट किया गया तो गंगा की सहायक नदियों को, ये कौन सा चरण था, फर्स्ट स्टेप था। और जब सेकंड स्टेप की शुरुआत हुई तो इसमें आपकी यमुना जो कि गंगा की सहायक है, गोमती गंगा की सहायक है, दामोदर गंगा की सहायक है, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, बताइए जल्दी से। किस अधिन, अब देखो 1857 का विद्रोह मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ठीक है, कई बार करा चुकी इसके क्वेश्चन। 1905 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हुआ था बंगाल का विभाजन, जो आपका घोषणा हुई थी 19-20 जुलाई 1905 में और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। और ये जो काम किया गया था ये किया गया था आपका 1858 में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप कि 1858 के अधिनियम में एक्चुअली क्या किया गया था। आपको बता दूं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इस तरह की घटना का जो जिम्मेदार माना गया वो माना गया था भारत के गवर्नर जनरल को, और कहा गया कि ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका जो गवर्नर जनरल यहाँ पे हमने उसको पावर दे रखी है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। और बेटा जी आपको मैं बता दूं कि इस एक्ट के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था इसे भारत से खत्म किया गया। शासन को क्या किया गया, भारत से खत्म, यानी भारत से समाप्त कर दिया गया। तो फिर किसका शासन शुरू हुआ, शासन शुरू हुआ बेटा जी देखना आपका ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, यानी डायरेक्टली महारानी अब यहां पर शासन करने लग गई थी। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। और जब इनका शासन शुरू हुआ तो ये घोषणा किसने करवाई थी, तो ये घोषणा हुई थी बेटा जी, इसको कराने वाली थी महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया ने किसको कहा कि भैया ये घोषणा करो, तो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को कैनिंग से इलाहाबाद में घोषणा करवाई थी, कैनिंग से इलाहाबाद में घोषणा, ठीक है, इलाहाबाद जिसको आज आप प्रयागराज कहते हो। तो यहां पर घोषणा हुई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो घोषणा किसने की थी, कैनिंग ने, करवाई किसने थी, तो महारानी विक्टोरिया ने। ये काम हुआ। उसके अलावा बेटा इस अधिनियम के द्वारा आपका एक हुआ आपका यहाँ पे बनाया गया था एक भारत सचिव का पद।
और ये भारत सचिव जो है इंग्लैंड में रहकर काम करता था। इसके साथ बनाई गई थी 15 सदस्यों की परिषद। 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी जो कि सचिव की उसके कामों में हेल्प करेगी, और इसको मिलाकर क्या कहा गया, गृह सरकार, यानी होम गवर्नमेंट इसको मिलाकर कहा गया। और बेटा भारत सचिव के अधीन किसको कर दिया, वायसराय को। जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल था वायसराय बना बेटा जी कैनिंग। उसको कह दिया गया कि अब आप केवल क्या करोगे, अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भारत सचिव को अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। किस अधिनियम के द्वारा हुआ, 1858 के अधिनियम के द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा बेटा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को खत्म किया गया था। निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आपका नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को बच्चे यहाँ पर खत्म कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर समाप्त कर दिया, और इसकी जगह भारत सचिव और उनकी परिषद का गठन कर दिया गया, और वायसराय को भारत सचिव के अधीन कर दिया गया। मतलब जिसको इस अधिनियम से पहले कहा जा रहा था भारत का वायसराय, उसको अब कहा जाने लगा, ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहा जाने लगा, तो मैम उसको अब कहा जाने लगा आपका जो है भारत का वायसराय। पहले कहते थे भारत का गवर्नर जनरल, और अब कहने लगे भारत का वायसराय। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 को प्रकाशित किया था? तो बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर किया है विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ज्यादातर बच्चों ने आंसर किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो इसको प्रकाशित किया था विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। प्यारे बच्चे, जो जीएसटी है इसके लिए संशोधन किया गया था, और संशोधन कौन सा हुआ था, तो मैम 101वां संविधान संशोधन 2016 में, ठीक है। और बिल कौन सा था इसके लिए, बिल था बेटा जी 122वां बिल था। बिल अलग होता है और संशोधन अलग, तो संशोधन का नंबर 101वां था और बिल का नंबर 122वां था, ठीक है। अब ये वाला जो संशोधन है ये आपका लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और बेटा ये भी बता दूं कि जो आपकी जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस समय आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। और ये आपका जीएसटी बिल को लेकर, अब मुझे इसी बात पे एक चीज और बता दो, जीएसटी को समर्थन देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? जीएसटी को समर्थन देने वाला पहला भारतीय राज्य और पहला देश कौन सा था? पहला भारतीय राज्य कौन सा था? असम। बहुत बढ़िया। और आपका देश कौन सा था जीएसटी को समर्थन देने वाला? देश कौन सा था बेटा, बता दो जल्दी से, देश कौन सा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला फ्रांस था मैम, फ्रांस था मैम, बहुत बढ़िया। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये कहां पर है? उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट लिखिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। तो आप सबके आंसर करते जा रहे हो, जैसे बार्क, बार्क कहां पर है? मुंबई। आपने बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये आपकी नई दिल्ली।
उसके बाद में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो मैम ये लखनऊ में है, ठीक है। और केंद्रीय चमड़ा वाला बताओ बेटा, केंद्रीय चमड़ा आपका अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, चेन्नई में है। और बेटा जी खनन वाला कहाँ पर है? तो ये धनबाद झारखंड में है, धनबाद झारखंड के अंदर है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूँ धनबाद झारखंड, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पर है? और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? तो बताइए कहाँ कहाँ पर है? देखो अगर आप इसकी बात करोगे तो ये देहरादून में है, और इसकी बात करोगे तो ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। पहले कोलकाता में था लेकिन अभी न्यू दिल्ली के अंदर है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? बहुत आसान प्रश्न है, कई बार कर चुके हो। बहुत बढ़िया, यहां पर आंसर आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैम अशोक, ठीक है। और चौथी किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। यही क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का बंटवारा, हीनयान और मैम महायान। कई बार मैं आपको बता चुकी हूं तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपका ग्रेनाइट, और कुछ बच्चे कह रहे हैं बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर है ये आपका जो अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका और क्या क्या हो सकता है? तो इसमें चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन आपका आ सकता है, ये भी अवसादी चट्टान का है। सेल खड़ी आ सकता है, सेल खरी। और बेटा नमक के चट्टान, नमक के चट्टान, ये सब आपके किसके? तो आप कहोगे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करती हूं आग्नेय, तो अब देख लो आग्नेय का क्या होगा? ग्रेनाइट होगा। जो आपने बोला था ना ग्रेनाइट, वो आग्नेय का होगा। बेसाल्ट, डायोराइट, ये सब आपके आग्नेय के हैं। बेसाल्ट और बेटा जी डायोराइट, डायोराइट। उसके बाद आइएगा अगला आपका कायांतरित चट्टान, तो इसमें लिखिएगा फाइलाइट, फाइलाइट लिखिएगा, सिस्ट लिखिएगा, स्लेट लिखिएगा, संगमरमर लिखिएगा। संगमरमर ये सब किसके हैं? सब कायांतरित चट्टान के हैं, ठीक। आगे आइए नेक्स्ट। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम जो है पारित किया गया था। बताइए जल्दी से। 9th क्वेश्चन देखूं? ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लिया जी। बताइए बेटा, बताइए क्या करना है? अच्छा, 9th क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताया हमने। ओके, बी होगा देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ये तो मैंने बताया ही नहीं बाकी के चक्कर में, ठीक है बेटा। ये आपका अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1878 में हो गई थी। और 1878 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो किस रूप में हुई थी? तो 1878 में इसकी स्थापना वन स्कूल के रूप में हुई थी। क्या हुआ था? वन स्कूल के रूप में, ध्यान रखिएगा।
एक वन स्कूल के रूप में हुई थी। और फिर बेटा अगर हम बात करते हैं तो 1906 में इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में क्या कर दिया गया था? मैम कैनेडी की मृत्यु तो मुजफ्फरपुर बम कांड में। बेटा इसको भी बोलते हैं, एक बार आप सर्च करो ये जो मैंने आपको बताया। एक मिनट रुक जाओ, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं। रुक जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आओ, मैं समझाती हूं। बच्चे सुनो, तुम्हारा दुख अभी खत्म करती हूं इस क्वेश्चन को लेकर कि मुजफ्फरपुर बम कांड में हुई थी, आपने अलीपुर बम कांड क्यों लिख दिया? बेटा जी अलीपुर बम कांड का मतलब कहां से शुरू होता है? हत्या से शुरू नहीं होता है। ये जो आपका जो यहाँ पे ये जो अरेस्ट हुए मणिकतल्ला में, ये वाला है आपका कांड। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत तो यहां से हुई थी ना, जब किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी, जब बम फेंका गया था। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो बेटा अरविंदो घोष भी शामिल थे। मैंने ये नहीं बोला कि किंग्सफोर्ड की हत्या अलीपुर बम कांड, मैंने बोला कि जब अरविंदो घोष और वीरेंद्र कुमार घोष इन लोगों को जब सजा सुनाई गई तो इसे अलीपुर बम कांड के नाम से जाना गया। जब मणिकतल्ला में, यहां से शुरू होगा बेटा, यहां से। अब बम जो है बनाने के कारखाने पे अचानक से छापा क्यों मार दिया? अरे पहले बम फोड़ा गया तब छापा मारा। तो कहां फोड़ा गया? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, किंग्सफोर्ड सेशन जज बनके मुजफ्फरपुर में आया था और वहीं पे आपके प्रफुल्ल चाकी जी और खुदीराम बोस जी ने इन पे बम फेंका था। लेकिन ये सब एक ही संस्था से जुड़े हुए थे, छोड़ना नहीं है। अगर मैं अभी नहीं बताऊंगी तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्वेश्चन को पूरा ही तो समझाऊंगी, या सिर्फ इतना बताती कि मणिकतल्ला में छापेमारी पड़ गई? पूछते नहीं क्यों पड़ी थी छापेमारी? ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो तो अब आ जाओ आगे। तो आपने इसका आंसर दिया था कि मैम बाल विवाह के लिए। आपने इसका आंसर क्या दिया था? बाल विवाह के लिए इन्होंने। और इस एक्ट को पास कराने के लिए किसने प्रयास किया था? तो प्रयास किया था हरविलास शारदा जी ने। हरविलास शारदा। और इसमें क्या था? इसमें कहा था कि लड़की या आपकी विवाह की आयु कितनी होगी? 14 वर्ष। और लड़के की विवाह की आयु कितनी होगी? तो 18 वर्ष। अब मुझे इसी बात पे जल्दी से बता दो कि शारदा एक्ट किसके समय पारित हुआ था? किसके समय पारित? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था जिस समय पर ये आपका यहां पर बाल विवाह को लेकर एक्ट आया था? हरविलास शारदा जी के प्रयासों से। बहुत बढ़िया टारगेट एनटीपीसी कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर इरविन है। इरविन के समय पर यह आपका पारित हुआ था एक्ट, और इसमें बाल विवाह पर ऑब्जेक्शन किया गया था कि इससे कम उम्र की अगर शादियां होती हैं तो उनको वैलिड नहीं माना जाएगा, बल्कि उनको क्या माना जाएगा? आप कहोगे कि कहा गया था उनको इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे ये 14 वर्ष लड़की की उम्र और लड़के की 18 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई थी। और इरविन का कार्यकाल क्या था? तो 1926 से लेकर 1931 तक था। इसी इरविन के समय पर आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी इरविन के समय पे आपका गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, किसके समय पे क्या घटनाएं? बेटा ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया। और भेल आप जानते होंगे कि भेल क्या है? तो एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। और आप जानते हो कि वर्तमान में इनकी संख्या 14 है। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी है? तो मैम 14। और इसका जो पूर्ण रूप है आपने अभी बताया था, भारत हैवी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि भेल। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका मैंने आपको बताया था। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेटा जी बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है। और 14 महारत्न कंपनियां हैं। 14 की 14 महारत्न कंपनियों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आपका देखो टाइम लगेगा। जैसे एक तो भेल ही हो गई, और भेल कहां पर है तो आपको मैंने बता दिया। फिर हम बात करेंगे आपका दूसरे नंबर पर आपका बीपीसीएल, बीपीसीएल है। तीसरे नंबर पर आप इनकी फुल फॉर्म खुद लिख लेना, या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। फिर आप लिखेंगे CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर गेल, गेल लिखेंगे, गैस अथॉरिटी एंड ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर आप लिखेंगे HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर आप लिखेंगे IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर आप लिखेंगे NTPC। फिर आप लिखेंगे ONGC। फिर आप लिखेंगे बेटा जी आपका PFC। क्या लिखेंगे? PFC। ठीक है, PFC यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म मैंने बीच बीच में आपके सामने बोली हैं। और कौन सी हो सकती है? और मैम सेल होगी। स्टील अथॉरिटी आपका जो होती है 1954 में स्थापित है। IRC, OIL और बेटा HAL। ये आपकी 14 की 14 महारत्न कंपनियां हैं। इनकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ओके। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है बेटा जी? 7 अगस्त को आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूं तो ये हथकरघा दिवस आपका 2015 से इसको मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 2015 से। अब मैं अगस्त में और भी अगर आपसे बात करूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो बताइए क्या आंसर करेंगे? अगर मैं बोलूं विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस ये आपका कब सेलिब्रेट होता है? अगर मैं आपसे बोलूं विश्व मानवतावादी दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि आपका विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मच्छर दिवस ये मैं आपसे बोलूं। अगर मैं आपसे बोलूं विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ठीक है। और अगर मैं बोलूं हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा नगर दिवस कब मनाया जाता है? नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? नागासाकी। तो आप, मुझे लगता है कि सबके आंसर आपको पता होंगे। जैसे स्वतंत्रता दिवस आप सबको पता है कि 15 अगस्त को, विश्व फोटोग्राफी और विश्व मानवता दिवस बेटा जी 19 अगस्त को, और विश्व मच्छर दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 20 अगस्त को। और अगर मैं बात करती हूँ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस तो ये आपका मनाया जाता है 21 अगस्त को। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ हिरोशिमा और नागासाकी की तो हिरोशिमा आपका मनाया जाता है 6 अगस्त को। ठीक है। और नागासाकी मनाया जाता है 9 अगस्त को। नागासाकी आपका होता है 9 अगस्त को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? डी इस प्रश्न का उत्तर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये सारे अगस्त के ही मैंने आपको बताए हुए हैं। तो आप इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके मंथ के उनको जरूर याद रखना, क्योंकि बेटा जी यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? और बेटा जी आयोग का जो गठन हुआ है ये मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए,
मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए ये यहाँ पर किया गया है। और इसका गठन कब हुआ है? 1993 में इसका गठन किया गया है मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए। और बेटा अगर मैं बात करती हूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये क्या है? तो आप कहोगे कि ये एक विधिक संस्था है। ये क्या है बेटा? तो ये एक लीगल बॉडी है, ये एक विधिक संस्था है। इतनी बात समझ में आ गई? लीगल बॉडी है और मैम ये एक विधिक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसमें 5 अन्य सदस्य होते हैं, 5 अदर मेंबर्स होते हैं। अध्यक्ष जो बन सकते हैं वो या तो सीजीआई बन सकते हैं या फिर सीजे ऑफ आपके हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और बेटा राष्ट्रपति जी पीएम की जो समिति होती है, पीएम की समिति वाली सिफारिश पर, पीएम की समिति वाली सिफारिश, इस पर बेटा आपके ये करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इनकी नियुक्ति जो की जाती है, अगर मैं बात करती हूं इनके कार्यकाल की, तो वो कितने वर्ष के लिए होती है? तो कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु के लिए होती है। और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो आप कहोगे कि ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो ये आपका मानवाधिकार आयोग, और ये कई एग्जाम्स में रेलवे ने पूछा हुआ है, एनटीपीसी में ही नहीं बाकी भी कई एग्जाम्स में यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है पूछा है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे? शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे, बताइए। कितना बढ़िया और शानदार क्वेश्चन पूछा है, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया मैम, चोल डायनेस्टी ने किए थे। और किस नदी के बीच की हम बात करेंगे? तो आप कहोगे पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच में, पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच, पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको मैं बता दूं कि चोल वंश जो है, इस चोल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है विजयालय। संस्थापक कौन था बेटा जी? विजयालय। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? आप कहोगे राजधानी बनाई थी तंजौर या तंजावुर, जो कहां पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तंजावुर। बेटा इसने नर केसरी की उपाधि धारण की थी और इसने निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर इसी ने बेटा बनवाया था। मुझे ये बताओ कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक बताओ। और इस वंश का महान शासक कौन था? महान शासक भी मुझे जल्दी से बताओ। चोल शासक का आपका अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल थर्ड था। ठीक है, राजेंद्र थर्ड बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ महान शासक कौन था? राज प्रथम था। वेरी गुड, राज प्रथम था। ठीक है, अगर मैं आगे बेटा आपसे बात करती हूं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, यहां पे आ रहा है कि यहां पे आप कह रहे हो सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था, इसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। ठीक है, सिमुक ने किसकी हत्या करके की थी? तो सिमुक ने हत्या की थी सुशर्मन की। सुशर्मन की हत्या करके उसने सातवाहन वंश को बनाया था। सातवाहन वंश में आपके जो सिक्के चलाए थे इन्होंने सिक्के, वो बेटा जी सीसे के सिक्के चलाए थे। सिक्के किसके चलाए थे? सीसे के। और बेटा जी इन्होंने चांदी के भी चलाए थे।
तांबे के भी चलाए थे, पोटीन के भी सिक्के इन्होंने चलाए थे। ये 3 प्रकार के सिक्के तो चलाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में शीशे के सिक्के चलाए थे। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी, जो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी, वो बनाई थी प्रतिष्ठान या पैठन जिसको कहते हैं, प्रतिष्ठान या पैठान। और बेटा ये किस नदी के किनारे पे थी? तो ये आपकी गोदावरी नदी के किनारे पर थी, गोदावरी नदी के किनारे पर थी प्रतिष्ठान या पैठान। और सातवाहन वंश की जो जानकारी मिलती है वो हमें नासिक अभिलेख से मिलती है, नागनिका अभिलेख से मिलती है। ठीक है, नासिक अभिलेख हो गया, नागनिका अभिलेख हो गया, और बेटा आप लिख सकते हो यहां पर कि मैम हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया। ठीक है, हाथी गुम्फा, इन सब से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। और आपने अगर बोला आर्टिकल 32 और 226 तो बिल्कुल सही बोला है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपका जो कोर्ट होता है वो क्या करता है? तो कोर्ट मैम जो है वो यहाँ पर जो गलत कानून बनते हैं उनको रिव्यू करता है, और उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करता है? अपना रिव्यू करने के बाद यहाँ पर अपना जजमेंट देता है कि भैया ये कानून लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, और इन्हीं आर्टिकल के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट भी जारी करता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। बहुत बढ़िया मैम, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसका कार्यकाल बताओ मुझे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बेटा जी इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार के, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना, पर्याप्त अवसर पैदा करना। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूं कार्यकाल, तो आपने बोला 1985 से 1990, 1985 से 1990 तक था। और बेटा जी इसका जो नारा था, मतलब स्लोगन, वो क्या था? भोजन काम और उत्पादन, भोजन काम और उत्पादन, इस योजना का स्लोगन था या नारा था। अगर मैं बात करती हूं तो बेटा इन्होंने जो अपनी विकास दर यानी जो ग्रोथ रेट है उसका लक्ष्य रखा था 5%। ठीक है, और वास्तविक कितनी हुई थी? तो वास्तविक हुई थी 6%, रियलिटी में 6%। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बताइएगा जल्दी से। तो बेटा देखो, अगर मैं बात करती हूं यहां पर आपके जो हैं संतूर से शिव कुमार शर्मा जी, शहनाई से आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक है, और इनका संबंध किससे था? सरोद से था। और बांसुरी से आप बहुत जानते होंगे उनको, बांसुरी से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी, इनका संबंध था। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे?
बताइए जल्दी से। हर्षवर्धन के बारे में मैं कई क्वेश्चंस में आपको जानकारी दे चुकी हूं कि हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के बेटे थे और राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे और हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे थे। और आप सबको पता है कि इनके दरबारी कवि कौन थे, तो बाण भट्ट थे। और बाण भट्ट की 2 बुक हैं, इनमें से एक का नाम है कादंबरी और एक का नाम है हर्षचरित। और बेटा जो हर्षवर्धन था, इस हर्षवर्धन की भी 3 बुक्स हैं और उनमें से एक का नाम है रत्नावली, एक का नाम है नागानंद और एक का नाम है प्रियदर्शिका। एक का नाम है प्रियदर्शिका। मुझे ये बताओ वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? मुझे बताइए कैपिटल ऑफ वर्धन वंश, इनकी राजधानी क्या थी? तो अगर हर्षवर्धन की राजधानी मैं पूछूंगी तो कन्नौज थी। और वर्धन वंश की राजधानी, तो बेटा जी देखो सबसे पहले इन्होंने राजधानी बनाई थी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में। और फिर इस राजधानी को ट्रांसफर किया था हर्षवर्धन ने कन्नौज। तो कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। वर्धन वंश को स्थापित करने वाले थे पुष्यभूति, लेकिन इसके फेमस राजा थे प्रभाकर वर्धन। और हर्षवर्धन जब राजा बना था तो उसकी मात्र आयु कितनी थी? 16 वर्ष। ठीक है, आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे काहिरा भैया मिस्र की है, भारत की नई दिल्ली है, कनाडा की ओटावा है। तो एक ही गलत है, यही इसका आंसर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी होती है वो कैनबरा होती है। क्या होती है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? तो बच्चा कैनबरा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? इसके बारे में ओरल फॉर्म में सुन लो। आपका 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम का आपके देश के संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि इस अधिनियम से एज इट इज बहुत सारे प्रावधान आपके संविधान में लिए गए हैं। इसका आंसर होगा आपका डी। इस अधिनियम के द्वारा बेटा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया था। सिंध एवं उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से बेटा जी आपको बता दूं कि शक्तियों का विभाजन किया गया था केंद्र और राज्य के मध्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है। आपका पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था? पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था? और इस रेशे का जो प्रयोग किया जाता है वो ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वस्त्र बनाने के लिए, तो यहाँ पे नायलॉन वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन सब में इसका यूज होता है। और नायलॉन वो आपका पहला था जो मानव निर्मित संश्लेषित आपका रेशा था। दिए गए विकल्पों में भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिक के हथियार ससज्जित पनडुब्बी कौन सी है? ससज्जित पनडुब्बी कौन सी है बताइए। जो बच्चे कह रहे हैं INS अरिहंत, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसके बारे में सुनिएगा। यह जल थल और नभ में मार करने में सक्षम है। नभ में मार करने में सक्षम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे इसकी मारक क्षमता 750 से 3500 किलोमीटर की है। 750 से 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? और जो बेटा आपने अगर यहां आंसर किया है 1986, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर होगा, पूरी डेट थी इसकी 17 मार्च 1986। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। और ये आपका जो NCB है गृह मंत्रालय के अधीन है। और ये क्या करता है कि जो ड्रग्स वगैरह होते हैं
उनको यहाँ पर छुपकर मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है कि कौन इस तरीके के काम कर रहा है और उनको पकड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल सही है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और बेटा जी इसका यूज कहां पर होता है? तो आप कहोगे यूज कंप्यूटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? बताइए। बहुत बढ़िया मैम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में। और बेटा जी रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, जिसे काला कानून कहा गया। काला कानून, जो कि आपका बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। ठीक है, भारत में अगर हम बात करते हैं द्वैध शासन जो प्रांतों में आया था 1919 में आया था। और आपका केंद्र में कब आया था? तो 1935 में शुरू हुआ था और 1935 में प्रांतों में समाप्त हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइएगा अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? और अभ्रक क्या है? तो आप कहोगे कि अभ्रक एक खनिज है। अभ्रक क्या है? अभ्रक एक खनिज है। और बेटा जी आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर भारत होगा। भारत में क्या किया जाता है? विश्व के 60% अभ्रक का उत्पादन होता है। 60% अभ्रक का उत्पादन कहां पर होता है? भारत के अंदर। और ये भारत में मिलता है और ये अभ्रक एक खनिज होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुष्कर मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बीकानेर में क्या लगता है? बीकानेर में भी ऊंट मेला लगता है। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल सही है, अजमेर में। जिस बच्चे ने कहा है सी अजमेर, उसका सही है। और ये भी क्या है? ये भी एक ऊंट मेला है। ये भी क्या है? ऊंट मेला। यहाँ पे राजस्थान में और क्या होता है? गणगौर होता है। ठीक है, और उसके अलावा आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर कालबेलिया डांस होता है। यहाँ पर आपका नागौर मेला लगता है, मेवाड़ महोत्सव होता है। और इसका आंसर आप करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल तो अब नहीं मिलेंगे, अब मिलूंगी मैं आपसे मैराथन्स में। ठीक है, मैराथन में मिलूंगी और वहां पे फिर हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। बेटा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट था, इसके बाद अब मैराथन्स चलेंगी। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा अभी कि कल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट प्रैक्टिस सेट था। थैंक्स अगेन बच्चों।